नमस्कार। पिछले वीडियो में हम फिरोज शाह तुगलक की गृह नीति के अंतर्गत उसके राजत्व सिद्धांत, उसकी शासन व्यवस्था के स्वरूप, उसकी प्रकृति के साथ साथ उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें वजीर की शक्ति के विकास के ऊपर है वो व्यापक चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम फिरोज शाह तुगलक की गृह नीति के अंतर्गत ही उसके आर्थिक सुधारों या ऐसा कहें कि उसकी राजस्व व्यवस्था पर चर्चा करने के साथ साथ उसके गुण और दोषों के ऊपर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, फिरोज शाह तुगलक का पूर्ववर्ती जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की उदार दानशीलता, उसके द्वारा जो नवीन योजनाएं प्रवर्तित की गई थी उन योजनाओं की विफलता, साथ ही उसके शासनकाल में जो निरंतर विद्रोह हो रहे थे, उन निरंतर विद्रोहों के परिणाम स्वरूप दिल्ली का जो राजकोष है वो एक प्रकार से पूर्णतः रिक्त हो चुका था और सल्तनत की जो राजस्व व्यवस्था है वो भी शोचनीय स्थिति में पहुंच चुकी थी। फिरोज शाह तुगलक इस तथ्य से भली भांति परिचित और वह राजस्व व्यवस्था में आवश्यक सुधार कर दिल्ली सल्तनत को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना चाहता था। परंतु साथ ही फिरोज शाह तुगलक सामान्य जनता, अमीर और उलेमा वर्ग के साथ साथ सैनिकों को है वो असंतुष्ट किए बिना ही अपनी राजस्व व्यवस्था में सुधार करना चाहता था। उसका मानना था कि इस वर्ग का, सामान्य जनता के साथ साथ अमीर और उलेमा वर्ग तथा सैन्य जो व्यवस्था है उसका विश्वास और समर्थन अर्जित करने के लिए उनके ऊपर कष्टदायक नियम लागू करना उचित नहीं होगा। यही कारण है कि उसने सुल्तान बनने के पश्चात सर्वप्रथम उन सभी तकाबी ऋणों की वसूली को वो रद्द कर दिया जो उसके पूर्ववर्ती सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिए गए थे। इसके साथ ही फिरोज शाह तुगलक जिसके निर्वाचन में एक प्रकार से उलेमा वर्ग का है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा था और वह इस तथ्य से भली भांति परिचित भी था। साथ ही फिरोज शाह तुगलक इस तथ्य से भी अच्छी तरह परिचित था कि सामान्य जो जनता है, वह जो सामान्य जनता है उस सामान्य जनता पर अभी भी इस उलेमा वर्ग का गहरा प्रभाव था। अतः उसने न केवल उनका समर्थन और विश्वास अर्जित करने के लिए बल्कि अपनी शासन सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए उनका विश्वास अर्जित करने का पूर्णतः प्रयास किया और उन्हें संतुष्ट रखने का प्रयास किया। और इसी कड़ी में उसने अपने पूर्ववर्ती सुल्तानों, विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय उलेमाओं के जो भू अनुदान रद्द कर दिए गए थे या समाप्त कर दिए गए थे, वे सभी भू अनुदान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उनके उत्तराधिकारियों को वापस लौटा दिए गए। इसके साथ ही उस समय के जो प्रमुख और प्रभावशाली उलेमा थे उनके भू अनुदानों में वृद्धि की गई। जिन उलेमा वर्ग से संबंधित व्यक्तियों के पास भूमि नहीं थी उन्हें नए भू अनुदान दिए गए।
इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक ने यद्यपि अपनी उदारता से इस अमीर और उलेमा वर्ग का विश्वास और समर्थन तो प्राप्त करने में सफल रहा, परंतु उसकी ये जो सुधार, या ऐसा कहें कि उसकी राजस्व व्यवस्था का यह एक दोष भी था, राज्य की आर्थिक हित की दृष्टि से कतई उपयुक्त नहीं था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने आर्थिक सुधारों में, या ऐसा कहें कि अपनी भू राजस्व व्यवस्था में आवश्यक सुधार करने के लिए सर्वप्रथम यह पता लगाने का प्रयास किया कि सरकार को विभिन्न करों से कितनी वार्षिक आय प्राप्त होती है। यानी सर्वप्रथम उसने केंद्रीय सल्तनत को प्राप्त होने वाली वार्षिक आय का पता लगाने का है वो प्रयास किया, ताकि आय और व्यय में संतुलन स्थापित किया जा सके। और इसी उद्देश्य से उसने अपने एक अनुभवी राजस्व अधिकारी हिसामुद्दीन जुनैद को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। हिसामुद्दीन जुनैद जो है वो अत्यंत ही अनुभवी राजस्व पदाधिकारी थे, जिसने लगभग 6 वर्षों तक सल्तनत के विभिन्न प्रांतों का दौरा करने के पश्चात और राजस्व अभिलेखों की जांच करने के पश्चात केंद्रीय सल्तनत के नियंत्रण वाले जो प्रांत थे, उन प्रांतों का राजस्व है वो 6 करोड़ 85 लाख टन का वार्षिक है वो निर्धारित किया। इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक को अपने सल्तनत की है वो वार्षिक आय जानने के परिणाम स्वरूप वह अपनी सल्तनत की आय और व्यय में संतुलन स्थापित करने में सफल रहा। इसके साथ साथ फिरोज शाह तुगलक की जो भू राजस्व व्यवस्था का एक और दोष है वो ये है कि उसने अपने पूर्ववर्ती सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय भूमि की आय का अनुमान लगाने की जो वैज्ञानिक पद्धति थी उसका परित्याग कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय भूमि की आय भूमि की नाप और उपज के आधार पर तय की जाती थी, जो कि एक वैज्ञानिक पद्धति थी। परंतु फिरोज शाह तुगलक ने भूमि की नाप के आधार पर राजस्व तय करने की इस वैज्ञानिक पद्धति का त्याग कर दिया। उसके शासनकाल में आय का जो अनुमान है वो पूर्ण रूप से राजस्व अधिकारियों के अनुमान पर आधारित था। इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक ने वो अपनी राजस्व व्यवस्था में अनेक परिवर्तनों के माध्यम से अपना राजस्व बढ़ाने का प्रयास किया, परंतु ये जो राजस्व नियम थे या राजस्व संबंधी सुधार थे, ये एक प्रकार से राज्य हित की दृष्टि से है वो लाभदायक के स्थान पर है वो हानिप्रद अधिक रहे थे। स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने है वो अपनी आत्मकथा फुतूहात फिरोज शाही में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि उसके द्वारा है वो सल्तनत काल में जो 24 प्रकार के जो कर प्रचलित थे उनको फिरोज शाह तुगलक द्वारा हटाया गया, जिनमें चराई कर और घरी कर या जो आवास कर था वो सम्मिलित थे। इन करों को हटाने का उल्लेख हो फिरोज शाह तुगलक अपनी आत्मकथा में करता है। इन करों को हटाने के साथ साथ जब फिरोज शाह तुगलक को अपने राज्य की है वो वार्षिक आय या सल्तनत की वार्षिक आय का अनुमान हो गया, तो उसने कर प्रणाली का पुनर्गठन करने का प्रयास किया और सर्वप्रथम उसने इसी कर प्रणाली को पुनर्गठित करने का प्रयास किया, जिसके तहत उसने सर्वप्रथम भूमि की
नाप या उपज के आधार पर जो राजस्व निर्धारण की प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया और जिसे राजस्व अधिकारियों के अनुमान पर है वो आधारित कर दिया। तत्पश्चात उसने अपनी आत्मकथा में वो 24 प्रकार के करों को हटाकर उनके स्थान पर इस्लामी कानूनों के अनुसार वैधानिक तौर पर मान्य केवल 4 ही प्रकार के करों को वसूल करने का उल्लेख किया है। या ऐसा कह सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने अपनी कर प्रणाली का जो पुनर्गठन किया था उसके अंतर्गत उसने इस्लामी परंपरा के अनुसार केवल उन्हीं 4 करों को जनता पर लागू किया जिन्हें मुस्लिम कानून के अनुसार एक मुस्लिम शासक अपनी जनता से वसूल करने का अधिकारी था। क्योंकि इस्लामी कानून में इस्लामी कानून में एक जो मुस्लिम शासक है वो अपनी जनता से केवल 4 ही प्रकार के करों की वसूली करने का है वो वैधानिक तौर पर अधिकारी माना गया। और ये 4 कर थे। पहला था भूमि कर, जिसे खराज और उशर कहा जाता था। दूसरा था खुम्स, जो कि लूट से संबंधित था। तीसरा था जजिया और चौथा था ज़कात, जो कि दोनों धार्मिक कर थे, जिनका उल्लेख फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही में किया है। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने यद्यपि अपने शासनकाल के अंतिम कुछ वर्षों के दौरान एक नवीन कर हक शुर्ब भी है वो जनता पर आरोपित किया था, परंतु उसके लिए भी उसने इस्लामी विद्वानों से बाकायदा मशविरा करने के पश्चात और उनकी सहमति से ही इस कर को है वो लागू किया था। इन 4 करों में हम सर्वप्रथम जो है वो भूमि कर, खराज और उश्र के ऊपर हम चर्चा करेंगे। खराज, देखिए खराज किसे कहा जाता था? खराज एक प्रकार का भूमि कर था, किसानों से वसूल किया जाने वाला भू राजस्व कर था। उशर भी एक प्रकार का भूमि कर ही था। दोनों भूमि कर थे, दोनों ही कृषकों से वसूल किए जाते थे। परंतु जहाँ तक खराज और उशर में अंतर का प्रश्न है, खराज जो है वो गैर मुसलमानों से वसूल किया जाने वाला भू राजस्व या भूमि कर था, जो कि उनकी कुल उपज का 10% से लेकर 50% तक होता था। या सामान्य शब्दों में कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि गैर मुस्लिम कृषकों से वसूल किया जाने वाला भूमि कर खराज कहलाता था, जो कि 10 से 50% तक होता था। जबकि उश्र जो है वो मुस्लिम कृषकों से वसूल किया जाने वाला भूमि कर था, जो कि उनकी कुल उपज का महज 10% होता था। दूसरा जो कर है वो है खुम्स। देखिए, खुम्स जो है वो एक प्रकार से लूट से प्राप्त माल का एक हिस्सा होता था। इस्लामी कानूनों में विजेता को है वो पराजित राज्य में है वो लूटमार करने को है वो एक प्रकार से स्वतंत्रता दी गई थी। और मुस्लिम शासक जब किसी क्षेत्र को विजित करते थे तो वो उसमें व्यापक रूप से वो लूटमार करने का आदेश देते थे। और इस प्रकार की लूटमार से जो लूट का माल या संपत्ति प्राप्त होती थी, उस संपत्ति का 1/5वां भाग या 1/5वां हिस्सा जो कि राजकोष में, केंद्रीय राजकोष में जमा किया जाता था, उसे खुम्स कहा जाता था। और जो शेष 4/5 भाग होता था वो विजेता सैनिकों में बांट दिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक के जो पूर्ववर्ती सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जैसे जो शक्तिशाली सुल्तान थे, उन्होंने इस परंपरा को पूर्णतः पलट डाला।
दोनों ने जो लूट का माल प्राप्त होता था उसका 4/5 भाग जो है वो राजकोष में जमा करना शुरू कर दिया, जबकि शेष जो 1/5 हिस्सा होता था उसको अपने सैनिकों में है वो बांटने की परंपरा प्रारंभ हुई। तीसरा जो कर था वो था जजिया। देखिए जजिया जो है वो एक प्रकार का धार्मिक कर था। किसी मुस्लिम राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम प्रजा से उनकी जान और माल की सुरक्षा की एवज में जो कर वसूल किया जाता था उसे जजिया कर कहा जाता था। लेकिन यह जजिया कर महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, विकलांगों और ब्राह्मणों से वसूल नहीं किया जाता था, परंतु फिरोज शाह तुगलक संपूर्ण सल्तनत काल का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगाया था। सल्तनत काल में जजिया कर की है वो 3 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है, जो एक उच्च वर्ग से संबंधित थी, दूसरी मध्यम और तीसरी निम्न वर्ग से संबंधित थी। जजिया कर भी व्यक्तियों की है वो एक प्रकार से श्रेणी इन 3 श्रेणियों के आधार पर निर्धारित किया जाता था। उच्च वर्ग से संबंधित जो गैर मुस्लिम लोग होते थे उनसे 48 दरहम प्रति व्यक्ति वार्षिक जजिया कर वसूल किया जाता था। देखिए दरहम जो सिक्का होता था वो रुपए का चौथा हिस्सा होता था, यानी कि 4 दरहम है वो 1 रुपए के बराबर होते थे। उच्च वर्ग के जो गैर मुस्लिम होते थे उनसे 48 दरहम प्रति व्यक्ति वार्षिक जजिया लिया जाता था। मध्यम वर्ग के जो गैर मुस्लिम होते थे उनसे 24 दरहम प्रति व्यक्ति वार्षिक जजिया लिया जाता था। इसी प्रकार निम्न वर्ग से संबंधित गैर मुस्लिमों से 12 दरहम प्रति व्यक्ति वार्षिक जजिया कर वसूल किया जाता था। चौथे प्रकार का जो कर था वो था जकात। जकात भी एक प्रकार का धार्मिक कर था जो केवल मुसलमानों से ही वसूल किया जाता था। और जकात जो है वो एक मुस्लिम व्यक्ति की आय का 2.5% हिस्सा जो कि कर के रूप में वसूल किया जाता था, जो कि उनकी आय का है वो 2.5% होता था। जकात से राज्य को या सल्तनत को जो आय प्राप्त होती थी, या ऐसा कह सकते हैं कि जकात से प्राप्त होने वाली आय को केवल धार्मिक प्रयोजनों पर ही खर्च करने का प्रावधान था। यानी जकात से जो आय प्राप्त होती थी उसे केवल धार्मिक कार्यों पर ही खर्च किया जा सकता था। यद्यपि कुछ सीमा तक जो संपत्ति जकात से एक प्रकार से मुक्त होती थी, जकात नामक कर से यानी जो धार्मिक कर था, कुछ संपत्ति कुछ ऐसी संपत्तियां भी होती थी जो निश्चित सीमा तक जकात से वो मुक्त होती थी। ऐसी संपत्ति को वो निसाब कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही में उन 24 प्रकार के, यद्यपि कई स्थानों पर वो 23 भी मिलता है, उन 24 प्रकार के करों का उल्लेख किया है जो उसके द्वारा समाप्त कर दिए गए थे। और उसके आत्मकथा से ही पता चलता है कि उन 24 प्रकार के करों के स्थान पर उसने अपनी जनता पर केवल 4 ही प्रकार के है वो कर अधिरोपित किए थे। परंतु उसके द्वारा अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में एक नवीन कर हक ए शुर्ब नामक कर है वो लगाए जाने का जो विवरण है वो भी उसके आत्मकथा से मिलता है।
यह कर एक प्रकार का सिंचाई कर था जिसे हक ए शुर्ब कहा जाता था। और यह कर जो है उन कृषकों या उन किसानों से वसूल किया जाता था जो अपने खेतों की सिंचाई है वो नहर के पानी से करते थे। और नहरी पानी से सिंचाई करने वाले उन कृषकों से यह सिंचाई कर हक ए शुर्ब उनकी कुल उपज का 10% है वो वसूल किया जाता था। इन सब के अलावा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो राजकीय आय का एक और बड़ा स्रोत था उसे तरकात कहा जाता था। देखिए तरकात क्या होता था? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना कोई वैध उत्तराधिकारी छोड़े हो जाती थी तो ऐसी स्थिति में उसकी जो संपत्ति होती थी वो स्वतः ही राजकोष में है वो या केंद्रीय सल्तनत के है वो नियंत्रण में चली जाती थी और ऐसी संपत्ति को राजकोष में जमा कर दिया जाता था। और जो एक प्रकार से राजकीय आय का एक स्रोत था, ऐसी संपत्ति को तरकात कहा जाता था। अगले वीडियो में हम फिरोज शाह तुगलक के सार्वजनिक निर्माण कार्यों जिसमें उसके द्वारा जो नहरों का निर्माण करवाया गया था, कुछ स्थानों पर उसके द्वारा 4 नहर निर्माण करवाए जाने के 4 प्रमुख नहरों के निर्माण, कुछ स्थानों पर 5 नहरों के निर्माण करवाए जाने का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा उसके द्वारा जो सार्वजनिक रूप से निर्माण कार्य करवाए गए थे जिसमें सैकड़ों सराय, दानशालाएँ, खैरातशालाएँ, चिकित्सालय आदि जो स्थापित करवाए गए थे उनके ऊपर है वो चर्चा करेंगे। साथ ही साथ उसकी जो न्याय व्यवस्था थी, न्यायिक व्यवस्था और उसके द्वारा जो परोपकारी कार्य किए गए थे, उसके शासनकाल में शिक्षा और साहित्य का जो विकास हुआ, दास प्रथा, साथ ही साथ उसकी धार्मिक नीति के ऊपर है वो हम अगले वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।